Hello dear students, here we are going to discuss the solution of your test 1. राइट सो ये मैं डिस्कशन इसीलिए आपको सेंड कर रही हूँ ताकि आपको अगेन आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप फेस कर सकते हो फॉर द PA1. सो लेट्स स्टार्ट इट. Here is the first question. Which of the following have least interatomic spacing? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो जो स्पेस है वो सबसे कम होता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग? डेफिनेटली इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पैकिंग बहुत टाइट होती है, एटम्स दे आर क्लोजली पैक्ड, सो दैट्स वाई द इंटर एटॉमिक स्पेस विल बी लीस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. अलग अलग टेम्परेचर पे बेटा हमने स्टेट बतानी है. सबसे पहले आ जाता है 25 डिग्री सेल्सियस. इस पे वाटर का स्टेट क्या होता है? वाटर इज़ लिक्विड. उसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस बन जाता है, इट इज़ सॉलिड. एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करने के बाद स्टीम बन जाता है, सो इट विल बी गैशियस. सो द राइट आंसर विल बी लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन की बात करी है इसमें, ठीक है. बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन एंड इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन. बल्क फिनोमिनन होता है बेटा जो ओवरऑल पूरे मटेरियल में से होता है. सरफेस फिनोमिनन होता है जिसमें सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो अपर मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है. तो जो इवेपोरेशन है वो हमेशा सरफेस मॉलिक्यूल से होता है. जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं पहले वो इवेपोरेट करेंगे, देन नेक्स्ट की टर्न आएगी. सो इवेपोरेशन तो सरफेस फिनोमिनन है, बट जो बॉइलिंग है वो आपके पास एक बल्क फिनोमिनन है, वो ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक है जी. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. हेयर यहाँ पे मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हैं जिसको आपने यूनिट्स के साथ मैच करना है. प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा? पास्कल, सो 5. टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या होती है? सेल्सियस, कैल्विन. ऐसा यूनिट कैल्विन होती है, सो आंसर विल बी 3. डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मास, मास की क्या होती है? किलोग्राम. एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपके पास? इट इज़ फोर्थ वन, क्यूबिक मीटर, ठीक है जी. तो ये यूनिट्स हो गई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स, याद रखा करो, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. आप घर में जो फिनाइल की बॉल्स यूज़ करते हैं उनको नैप्थलीन बॉल्स बोलते हैं. वो थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद हम लोग कह लें डिसअपियर हो जाती हैं, वहाँ पे कोई लिक्विड भी नहीं बचता. तो वो कहाँ चली जाती है? एक्चुअल में वो जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैशियस मॉलिक्यूल्स में, और वो एयर में मिक्स हो जाती है. सो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो नेप्थलीन है इट इज़ अ सब्लाइम मटेरियल. सब्लाइम मटेरियल क्या होते हैं आपके पास? जो जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में आता ही नहीं है, दैट इज़ सब्लिमेशन. और यहाँ पे ये जो वॉलेटाइल नेचर लिखा है ना, वॉलेटाइल नेचर होती है कौन सा, मतलब जो सब्सटेंस है जो इजीली वेपर फॉर्म कर सकता है, जो इजीली वेपराइज हो सकता है, दैट विल बी वॉलेटाइल. और सब्लाइम क्या होता है? जो सॉलिड से सीधा डायरेक्टली गैशियस में चला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिनन वुड शो एन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ पे बहुत सारे फिनोमिनन्स लिखे हैं, इसमें से आपने वो फिनोमिनन्स बताने हैं जिनमें अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हूँ तो वो फिनोमिनन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी स्पीड वो फटाफट से हो जाएगा. सो स्टार्ट करें. द फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न आपको पता ही है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ करती है. जैसे अगरबत्ती का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप अगरबत्ती को जलाते हो तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा स्पीड से आती है आपको एज़ कम्पेयर टू जब उसको आप लाइटन नहीं करते हो. तो डिफ्यूज़न तो पहला ऑप्शन तो है ही. सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है साथ में इवेपोरेशन. आपको पता है इवेपोरेशन भी क्या है? जैसे जैसे आप ज़्यादा हीट करते हो वेपर्स ज़्यादा बनते हैं, सो डेफिनेटली इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. थर्ड वन इज़ कंप्रेशन ऑफ गैस. कंप्रेशन ऑफ गैस का मतलब है कि आपने गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना है, उनको थोड़ा पास पास में लाना है, उनकी डिस्टेंस को कम करना है. तो मेरे को बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हूँ तो क्या गैस मॉलिक्यूल्स पास आ सकते हैं?
डेफिनेटली नो। उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो और रैंडमली मूव करेंगे और जिसके कारण वो दूर चले जाते जाएंगे। तो इसका मतलब थर्ड वाला तो हेल्पफुल है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, इसमें भी कंप्रेशन ऑफ गैसेस आ रहा है। ओके देन उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इवेपोरेशन है, डिफ्यूज़न है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है, गैसेस का एक्सपैंड करना, मॉलिक्यूल्स का और दूर चले जाना, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का इंक्रीज़ हो जाना। और जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलती है और वो ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। सो डेफिनेटली एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इंक्रीजेज with increase in temperature. So our answer will be the C option. The next is liquid to gas and gas to liquid changes are called. जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में जाती है तो उसको तो इवेपोरेशन बोलते हैं, और जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. सो आंसर विल बी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपने कैल्विन में कन्वर्ट करना है. जब भी आप सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करते हो आपने 273 को प्लस कर देना है एंड यू विल गेट 298 कैल्विन. ओके जी. नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप आर. अब आपने ये बताना है कि ये जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं ये किसकी एग्जांपल हैं. अच्छा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप. अगर आप ग्रेप्स को फ्रेश वाटर में रखते हो तो फिर क्या होता है, वो बिल्कुल मतलब फ्रेश रहते हैं. लेकिन अगर आप उनको एक ऐसे सिरप में रख देते हो, जो शुगर सिरप आपने यूज़ किया है काफ़ी कंसनट्रेटेड है, उसमें आपने ग्रेप्स डाल दिए, आप देखोगे कि वो श्रिंक कर जाएंगे. और आपको पता है कि कौन सा फिनोमिनन है, इट इज़ ऑस्मोसिस. इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. जैसे बेटा आपने आप देखते हो कि जब आपके मम्मा अचार डालते हैं घर पे, है ना, इनिशियल डेज़ में क्या होता है वो काफ़ी फ्रेश होता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रखने पे आप देखते हो ऑयल में रहता है वो सारा आपका जो पिकल होता है, और आप देखते हो कि काफ़ी दिनों के बाद वो श्रिंक कर जाता है ना. तो रीज़न क्या होता है, अगेन इट इज़ ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस आपका प्रोसेस आएगा विद द श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं स्प्रेडिंग ऑफ वायरस, अगर आप स्नीज करते हो तो वायरस जो है आपसे स्प्रेड होके किसी दूसरे तक पहुंचेगा. दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न. ठीक है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज़न के थ्रू जो वायरस था वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड करेगा. सो आंसर विल बी डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. इफ़ यू डिक्रीज़. अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो ऑस्मोसिस वगैरह है एंड डिफ्यूज़न, ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बहुत मतलब एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में, तो वो आपने अच्छे से जो है करनी है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डिक्रीज़ द सरफेस एरिया द एंड इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, आप सरफेस एरिया को क्या करते हो, डिक्रीज़ करते हो, एंड जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करते हो, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन बच्चे आपके पास जो फिनोमिनन है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी फास्ट होती है. तो अगर सरफेस एरिया हमने कम कर दिया तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं देन इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. तो हम लोग यहाँ पे दोनों ऑपोजिट फैक्टर्स जो हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो इवेपोरेशंस हम लोग कह सकते हैं कि इट विल रिमेन सेम. हाँ जी, अब यहाँ पे है आइडेंटिफाई द कंडीशंस वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड विल इंक्रीज. कंडीशन वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल इंक्रीज. हाइड्रोजन गैस के बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा. किस कंडीशन पे, पहली कंडीशन मैंने क्या बताई है, इंक्रीजिंग द प्रेशर. जब आप किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल्स में स्पेस इंक्रीज थोड़ी होता है, वो तो और भी पास में आ जाते हैं. पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा, लीकिंग सम हाइड्रोजन आउट ऑफ कंटेनर. अगर कंटेनर से हाइड्रोजन गैस लीक हो जाती है तो डेफिनेटली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर जाएंगे. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो ठीक हो गया. थर्ड वन, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें तब भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, तो ये ऑप्शन भी ठीक है.
फोर्थ क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द कंटेनर। अगर हम उसी कंटेनर में और हाइड्रोजन गैस जो है वो फिल कर देते हैं तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो और भी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे, उनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत है। सो द राइट आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है ड्यूरिंग समर्स वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट बिकम्स कूलर आफ्टर सम टाइम। अर्थन पोट में जब भी आप वाटर रखते हो आप देखते हो ठंडा रहता है, तो कौन सा फिनोमिनन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे हीट एब्जॉर्ब करके, और बाकी सारे वाटर को वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं। ठीक है, इफ़ द ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा जी, अगर एयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इसका मतलब है कि एयर में मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप किसी लिक्विड को इवेपोरेट कर रहे हो तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा या नहीं होगा? बेटा एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और ऊपर से आप इवेपोरेट कर रहे हो। अब जो आप इवेपोरेट कर रहे हो वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जाएंगे? एयर में इतनी स्पेस है ही नहीं कि वो उसको थोड़ा एडजस्ट कर सके। सो इसका मतलब अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। रीज़न, क्योंकि एयर में ऑलरेडी इतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कि जो हमारे इवेपोरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्पेस चाहिए होता थोड़ा, तो जो उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो डिक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर आपने गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स को क्लोज आना पड़ेगा, है ना? तो क्लोज मॉलिक्यूल्स कब आते हैं गैसेस की? जब आप प्रेशर को हाई करते हो। प्रेशर को हाई कर दो और टेम्परेचर को लो कर दो, क्योंकि टेम्परेचर हाई रखा तो मॉलिक्यूल फिर से दूर चले जाएंगे। सो देयर आर टू कंडीशन, अपॉन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड अपॉन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन कूलिंग कैसे देता है? इट इज़ अ surface phenomenon, it decreases the pressure, it absorbs heat from the surface and change into vapor state। ये मैंने अभी बताया अर्थन पोर्ट का, कि जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सराउंडिंग्स है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके खुद इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो हीट जो इनसाइड वाटर था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, और जो वाटर है वो सारे का सारा ठंडा रहता है, और जो सरफेस वाला वाटर था वो इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द पोर्स ऑफ द अर्थन पोर्ट। So answer will be, it absorbs heat from the surface and change into vapor state. Now here is the last question. Why should we wear cotton cloth in the summer? तो समर में कॉटन क्लॉथ जो है वो क्यों पहननी चाहिए? Helps in absorbing the sweat, comfortable to wear and for easy evaporation of sweat. ठीक है, तो बेटा एक बात तो ये है कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इनमें जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो हमारा स्वेट है वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। सो कंफर्टेबल तो चलो होते ही हैं, बट मेन जो इसका ऑप्शन है दैट विल बी ए एंड सी। ठीक है, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो स्वेट है वो ईजिली वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। So here is your answer key. Hope all the questions are clear to you, right? So this is all about from my side, and अभी आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो एंड प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फॉर द पी। थैंक यू जी, बाय बाय।